तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सीरीज को बहुत बहुत सफल बनाएंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारा लक्ष्य इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चले और वो पढ़ सके। प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सीरीज चालू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूएपीए 1967 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यूएपीए द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को देश भर में मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। यूएपीए के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों की सजा दर 20% से अधिक है। यह अधिनियम सरकार को बिना किसी न्यायिक समीक्षा के व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए केवल एक। आइए देखते हैं क्यों। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूएपीए 1967 यह एक कानून है जिसका उद्देश्य अवैध गतिविधियों को रोकना और आतंकवाद से निपटना है। इसे आतंकवाद विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को देश भर में मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार यूएपीए द्वारा दिया गया है। अतः कथन एक सही है। ठीक है, कथन एक सही है। अब दूसरा देखिए, यूएपीए के तहत वर्ष 2018 और 2020 के बीच 4690 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4690 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन केवल 3% को दोषी ठहराया गया। अतः कथन दो सही नहीं है। इसमें वर्ष 2004, 2008, 2012 और हाल ही में वर्ष 2019 में कई संशोधन हुए, जिसमें आतंकवादी वित्त पोषण, साइबर आतंकवाद, व्यक्तिगत पदनाम तथा संपत्ति जब्ती से संबंधित प्रावधानों का विस्तार किया गया। वर्ष 2019 का संशोधन सरकार को बिना किसी न्यायिक समीक्षा के व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है। अब देख लीजिए कथन इसका जो 3 था, इस कानून की उचित प्रक्रिया और मनमाने ढंग से पदनाम की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ जाती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। ये देखिए, ये था यूएपीए के बारे में। अब आगे देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन क्या है। भारत ग्रीस संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीस के साथ भारत का संपर्क 2500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। दोस्तों, पहला जो कथन है, ग्रीस के साथ भारत का संपर्क जो है आज से 2500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। दूसरा जो कथन है, गांधार कला जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में विकसित हुई, भारतीय एवं ग्रीक यूनानी प्रभाव का परिणाम मानी जाती है। हाँ, थर्ड जो है, भारत और ग्रीस दोनों ने बहुपक्षीय अभ्यास INIOCHOS 23 में भाग लिया। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, सभी तीन। आइए देखते हैं क्यों। ग्रीस के साथ भारत का संपर्क 2500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ, अतः कथन एक सही है। गांधार कला जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में विकसित हुई, भारतीय एवं ग्रीक यूनानी प्रभाव का परिणाम मानी जाती है, अतः कथन दो सही है। बहुपक्षीय अभ्यास INIOCHOS 23 में देखिए, INIOCHOS 23 में भारत और ग्रीस दोनों ने भाग लिया, अतः कथन 3 भी सही है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो है, ये सुमिलित करना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आप देखिए, जनजाति स्थान, ये बताना है आपको कौन सी जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है। चीन, राजस्थान, कुकी, मणिपुर,
मिजोरम। आपको अब ये बताना है इसमें से उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। केवल एक, केवल या बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, या डी एक दो तीन, तीनों सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा कि ए केवल एक। आइए अब देखते हैं क्यों। चीन लोग म्यांमार के चीन राज्य और रखाइन राज्य के मूल निवासी तथा एक जातीय समूह है, अतः युग्म एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कुकी मणिपुर राज्य में पाई जाने वाली एक जनजाति है, अतः युग्म टू सही सुमेलित है। अभी देखा था कुकी जनजाति जो दंगा हुआ था मणिपुर में, वो यही थे। और तीसरा जो है मिजो लोग, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से लुसाई के रूप में दर्ज किया गया है, भारत के मिजोरम राज्य और पूर्वोत्तर भारत के पड़ोसी राज्यों के मूल निवासी एवं एक जातीय समूह है, अतः युग्म थ्री सही सुमेलित है, अतः विकल्प ए सही है। आइए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए, मुक्त आवागमन व्यवस्था एफएमआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य स्थानीय सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सीमावर्ती निवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना तथा राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है। दूसरा जो है, भारत की यह व्यवस्था बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ है। तीसरा, जबकि मुक्त आवागमन व्यवस्था को हाल ही में म्यांमार के साथ निलंबित कर दिया गया है, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल के साथ जारी रहेगा। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ए केवल एक। ठीक है, देखिए, मुक्त आवागमन व्यवस्था एफएमआर है क्या? इसका उद्देश्य स्थानीय सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सीमावर्ती निवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना तथा राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है, अतः कथन एक सही है। भारत की यह व्यवस्था केवल म्यांमार के साथ है, अतः कथन दो सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया है। हाल ही में भारतीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2018 से म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में लागू मुक्त आवागमन व्यवस्था एफएमआर को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगा दी जाएगी, अतः कथन तीन सही नहीं है। इसका क्या था? ए केवल एक। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। ये एमएसपी के बारे में देखिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रति वर्ष खरीफ और रबी मौसम से पहले 23 फसलों के लिए एमएसपी अधिसूचित करती है। दूसरा है, यह एक संदर्भ मूल्य के रूप में कार्य करता है जिस पर सरकार और उसकी एजेंसियां किसानों से कुछ खाद्यान्न खरीदती हैं। तीसरा जो है, निजी व्यापारियों या कंपनियों द्वारा खाद्यान्न की खरीद के लिए भी एमएसपी अनिवार्य है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इनमें से कितने कथन सही हैं और कितने गलत हैं? जल्दी से बताइए आप लोग। केवल दो, बी केवल दो, इसका सही जवाब है बी केवल दो। आगे देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। एमएसपी के बारे में देखिए, यहाँ दिया हुआ है। केंद्र सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय कृषि एवं लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर प्रति वर्ष खरीफ तथा रबी मौसम से पहले 23 फसलों के लिए एमएसपी अधिसूचित करती है, अतः कथन एक सही है। इन फसलों में मोटे अनाज और दाल जैसे खाद्यान्न शामिल है। हालांकि सार्वजनिक खरीद काफी हद तक कुछ खाद्यान्नों जैसे धान, गेहूं और आंशिक रूप से दालों तक ही सीमित है। यह एक संदर्भ मूल्य के रूप में कार्य करता है जिस पर सरकार और उसकी एजेंसियां किसानों से कुछ खाद्यान्न खरीदती है,
अतः कथन 2 सही है। निजी व्यापारियों या कंपनियों द्वारा खाद्यान्न की खरीद के लिए एमएसपी अनिवार्य नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए, सही सुम्मिलित करना है, तो इसको सही सुम्मिलित करके देखते हैं कि सुम्मिलित कैसे होगा ये। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यह स्थान और देश बताने। क्रीट द्वीप, इसके बारे में आपने सुना होगा, काफी चर्चा में था। ये कहाँ है? ग्रीस। संगाइंग म्यांमार, नुसंतारा इंडोनेशिया। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं, यह आपको बताना है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी सभी 3। ठीक है, आइए देखते हैं क्यों। क्रीट द्वीप जो है ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप एवं भूमध्य सागर में 5वां सबसे बड़ा द्वीप है, अतः युग्म 1 सही सुम्मिलित है। संगाइंग क्षेत्र म्यांमार का एक प्रशासनिक क्षेत्र है जो देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, अतः युग्म 2 सही सुम्मिलित है। नुसंतारा इंडोनेशिया के प्रमुख शहरों में से एक है, अतः युग्म 3 सही सुम्मिलित है, अतः विकल्प सी सही है। सभी तीनों सही हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और है, शायद सही सुम्मिलित करने को, इसको भी सही सुम्मिलित करके देखते हैं। ग्रीस की सीमा निम्नलिखित में से किससे लगती है, आपको बताना है। अल्बेनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया या तुर्की के साथ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2, 3, सी 2, 3 और 4 या डी 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी 1, 2, 3, 4। अल्बेनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया, तुर्की, चारों के साथ ग्रीस की सीमा लगती है। आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। ग्रीस विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और इसे पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। लोकतंत्र, दर्शन, रंगमंच एवं ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस में शुरू हुई थी। ग्रीस दक्षिणी यूरोप में स्थित भूमध्य सागरीय तटरेखा वाला देश है। इसकी सीमा अल्बेनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की से लगती है, अतः विकल्प डी सही है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएई वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और भारत का एफडीआई का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात दूसरा देश है जिसके साथ भारत ने व्यापार के साथ निवेश समझौता किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न तो 2। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी केवल 2। आइए देख लेते हैं क्यों। यूएई वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। यह एफडीआई का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है और साथ ही भारत का दूसरे सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है, अतः कथन 1 सही है। संयुक्त अरब अमीरात एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने व्यापार के साथ साथ निवेश समझौता किया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। स्थल रुद्ध क्षेत्र कोसोवो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोसोवो की सीमा रोमानिया, मैसेडोनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो से लगती है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर प्रिस्टिना है। भारत ने कोसोवो को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब होगा उत्तर सी केवल 2 और 3। 2 और 3 क्यों होगा ये देख लेते हैं। आइए, कोसोवो जिसमें बहुसंख्यक अल्बानियाई आबादी एवं सर्ब अल्पसंख्यक हैं, ये अल्बानिया, मैसेडोनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो से घिरा एक भूमि रुद्र क्षेत्र है।
अतः कथन एक सही नहीं है। इसकी राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर प्रिस्टिना है, अतः कथन दो सही है। विश्व बैंक के अनुसार कोसोवो एक संसदीय गणतंत्र तथा उच्च माध्यम आय वाला देश है। इसने 17 फरवरी 2008 को सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की और 100 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, आइए देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, देख लीजिए। भारत, ब्राजील, चीन, रूस तथा मेक्सिको ने कोसोवो को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी, अतः कथन 3 सही है। हालांकि सर्बिया कोसोवो को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता नहीं देता है तथा कोसोवो एवं मेटोहिजा के स्वायत्त प्रांत के रूप में दावा करता रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों यहीं समाप्त हुआ। देखिए दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे शुभारंभ वर्ष 2014 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना था। इसका दूसरा जो है दोस्तों, गोबर धन योजना स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है, जिसका शुभारंभ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था तथा इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी केवल 2। आइए देख लेते हैं क्यों। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान जिसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना है, अतः कथन एक सही नहीं है। गोबर धन योजना एसबीएम का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को संपीड़ित बायोगैस सीबीजी में परिवर्तित करके किसानों की आय में वृद्धि करना है, अतः कथन 2 सही है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगर इसमें शायद इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ होगा, नहीं समाप्त हो चुका है। अब आगे देखिए आगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन EFTA का सदस्य है? देखिए, आइसलैंड, दूसरा जो है लिंकटेस्टीन, 3 नॉर्वे और जो चौथा है स्विट्जरलैंड। नीचे दिए गए कुटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 2 3, डी 1 2 3 4। अब बताइए इसमें सही जवाब आप लोगों को देना है, मैं नहीं दूंगा। और इसको जवाब जल्दी जल्दी आप कमेंट में बताइए ताकि हम देखें आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। करंट अफेयर्स की सीरीज में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें पढ़ाने में मज़ा आ सके और हमें ऐसा लगे कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या और आपको पढ़ना है। उस चीज़ को भी जल्दी से जल्दी हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, गुड नाइट। ये सीरीज आपको सुबह 6 बजे, डेली सुबह 6 बजे आप लोगों को प्रीमियर होगा और आप लोग 6 बजे उठिए। सुबह नहीं उठते तो क्या पढ़ेंगे? IAS बनना है ना, एग्ज़ाम नज़दीक है। अब नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? जल्दी उठिए, पढ़िए और देखिए। ये क्वेश्चन ऐसे तैयार किए गए हैं जैसा प्रीलिम परीक्षा में पूछता है, आजकल पूछ रहा है, उसी को ध्यान रख के इसको देखिए। इसके 2 कारण है, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आप करंट अफेयर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और इसको शेयर कीजिए। चलिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले साल।